सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स में आगे हम पढ़ने वाले हैं कितने चीज़ें होती हैं। और ये टॉपिक्स, ये जो इनमें सब टॉपिक्स आएगा ना, वो भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। क्योंकि क्लास 11th में उसको समझने से पहले कॉन्सेप्ट भले ही आपको समझ में आ जाए, लेकिन क्वेश्चन करते समय आप उसके टाइम आपको मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, मैथमेटिक्स नहीं जानेंगे, तो फिजिक्स को समझना मुश्किल हो जाता है। और कहा भी जाता है कि मैथ्स जो है फिजिक्स का लैंग्वेज होता है। ओके बच्चों, तो आपको मैं बताने वाला हूँ मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है। ठीक है, ये काफ़ी आसान होने वाला है बच्चों, और आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, इजी होता है बच्चों, पूरा मैथमेटिक्स यहाँ होता ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें बस जानना होता है हमें, और वो जानकर हम सवाल कर पाते हैं। ठीक है, और पीछे अगर मैं बता दूं तो मैंने यूनिट्स डायमेंशन में सारा चीज़ें बताया था, बट हमने मेजरमेंट वहाँ पे किया नहीं है। मेजरमेंट इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि वो हम सोच रहे हैं कि बाद में करेंगे, क्योंकि मेजरमेंट अभी आप करिएगा तो बाद में भूल जाइएगा। उसमें थोड़ा सा रटना पड़ता है ना, इसलिए वो उस टाइम पे करिएगा तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अभी करिएगा और लास्ट में एग्जाम टाइम आप भूल जाइएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको लास्ट में ही देख लेंगे, क्योंकि लास्ट में करिएगा तो उस टाइम पे आपको ताज़ा ताज़ा दिमाग में भी चलेगा, और याद भी जल्दी हो जाएगा, और लिख भी जल्दी पाएंगे, सवाल कर भी जल्दी पाएंगे। और उससे बस एक ही सवाल लगभग आता है, और आसान ही होता है, वो भी आसान ही होता है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गॉज होता है, ये सब चीज़ें उसमें मेजरमेंट में आती है चीज़ें, तो मैं नहीं बताया हूँ, मुझे पता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो आसान होगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो मैथमेटिकल टूल्स है इस पर फोकस करते हैं, और इससे हम सवाल को कर पाएंगे। देखिएगा, आपको फील आएगा बच्चों। अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा हो, है ना। कहीं कहीं पे हम लोग यूज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। तो वही चीज़ हम आपको बता देंगे ताकि आप आगे बोल ना सकें कि हमें नहीं बताया गया था। और सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, सारा कुछ समझ में आएगा आपको। देखिए, मैं क्या बता रहा था आपको कि मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है। तो मैथमेटिकल टूल्स को फ्लो चार्ट के फिजिक्स में हमें दिखा देता हूँ आपको, जो कि ऐसा होगा जाके आपको दिमाग में बन जाए कि ऐसे ये सब चीज़ें पढ़ने होते हैं। मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में पढ़ना है, उसमें पहले बेसिक अलजेब्रा और इक्वेशन लॉगरिथम ये सब है। ठीक है, और इसी चीज़ को मैं आज बेसिक बताने वाला हूँ। ओनली बेसिक चलेगा, कोई हार्ड नहीं चलेगा कि आपको समझ में नहीं आए। तो इसमें देखिए बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री पहला, फिर वेक्टर्स पढ़ना होगा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफिकल एनालिसिस भी करना होगा। ये 6 टॉपिक्स तो मिनिमम आपको करना ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों फिजिक्स के लिए। इतना आप कर लिए ना, ये 6, तो समझिए कि आपको फिजिक्स समझने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल आगे समझने, है ना। तो आगे फिर देख लेते हैं, एडवांस्ड कैलकुलस होता है ना। एडवांस्ड कैलकुलस जब इस सब चीज़ों से आप निकल जाए तो इसको कर सकते हैं, जैसे एरर एनालिसिस, है ना। मैंने अभी बताया ना कि मैंने वो ऐसा बताया नहीं था वहाँ पे, यूनिट डायमेंशन में मैंने एरर एनालिसिस नहीं बताया था। ठीक है, तो ये बच्चों लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसके यही सब करने के बाद आता है ये सब ना, तो इसको बाद में ही देखना हमारे पास सही रहेगा बच्चों। ठीक है, और उतना यूज भी नहीं होगा बीच में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स ये तो छोड़ दीजिए बच्चों, ये तो मैथ्स का हो गया, बट यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करवा देंगे आपको, बस आपको देखते रहना है हम क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं, और धीरे धीरे याद भी रखना है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा एंड फंक्शन जो कि मैं बता रहा था, मैं बेसिक्स आज बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा बच्चों, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है एक, जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट होती है। ये तो चीज़ें बहुत ईजी है, और ईजी ही रहने वाला। देखिए, जो डिफाइन वेरिएबल्स क्या होता है, सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर। ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर होता है ना, 3x + 5y। तो 3 और 5 तो इसमें कांस्टेंट हो गए, और x और y वेरिएबल हो गए। वेरिएबल मतलब उसका वैल्यू ही वेरी कर रहा है, कभी ये कभी वो। और कांस्टेंट का मतलब हमेशा कांस्टेंट। 5 है तो 5 ही रहेगा ना, 5 को 4 थोड़ी लिख दीजिएगा, 5 को 10 थोड़ी लिख देंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो वो कांस्टेंट हो गया बच्चों। तो एग्जांपल समझ सकते हैं आपके, 3x + 5x, इसको जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। तो वेरिएबल इसमें क्या है, 3 और 5 है, सॉरी एक्स, अच्छा एक्स इज वेरिएबल, वही तो एक्स वेरिएबल है बच्चों, एक्स वेरिएबल है, और 3 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, वही चीज़ में थोड़ा गड़बड़ा गया था। तो 3 और 5 यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। कोफिशिएंट एंड टर्म क्या होता है, जैसे कोफिशिएंट मैंने एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ऐसे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 5 है, ऐसे करते हैं हम लोग बच्चों। एक्सप्लेन कोफिशिएंट एंड न्यूमेरिकल फैक्टर्स टर्म्स, जैसे 4x² - 2x + 7। तो 2 क्या है कोफिशिएंट, 4 क्या है कोफिशिएंट, -2। देखिए बच्चों, पूरा -2 क्या है कोफिशिएंट, 7 क्या है कोफिशिएंट, है ना। देखिए, ये सब कोफिशिएंट है। बिंग 7 आर द कांस्टेंट टर्म, बिल्कुल। 7 में कोई भी x नहीं है, कोई भी y नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है बच्चों, 7 अकेला है। तो 7 अकेला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, मतलब ये कांस्टेंट ही है, ये बदलेगा नहीं।
ठीक है। लेकिन एक्स के साथ ये इसका वैल्यू बदल सकता है, इसका वैल्यू बदल सकता है। एक्स का वैल्यू तो कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स का वैल्यू 1 डाल दो, 0 डाल दो, -2 डाल दो, कुछ भी डाल दो बच्चों, तो बदल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान है ना बच्चों, ये तो कर ही लीजिएगा आप लोग। तो चलिए और चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मैं कि कंबाइनिंग लाइक टर्म माने सेम सेम है ना, सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, बैड बॉयज गोज टू बैंकॉक, क्या था, गुड वाइफ गोज टू हेवन। ठीक है, ये चीज़ आपने सुना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे लाइक टर्म्स का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू स्टडी एंड सब्ट्रैक्ट टर्म्स विद द सेम वेरिएबल पावर्स। ओके, हाँ मतलब लाइक टर्म्स को मैं साथ में तभी तो ला सकता हूँ जब उनका सेम वेरिएबल हो और उनका पावर भी सेम ही हो। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया 3x² प्लस 9x² प्लस 8x, मैंने ऐसे कुछ लिख दिया। तो इसको कॉम्बाइन कैसे करें, कॉम्बाइन करना है तो ये 3x² सेम जाति के होना चाहिए, जाति मतलब कि सेम तरह का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x² है तो यहाँ पे भी x², तो ये सेम टाइप का हमको लग रहा है बच्चों। यहाँ x² नहीं है तो ये सेम टाइप का नहीं लग रहा है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो करिए ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3x² 9x² कितना हो जाएगा बच्चों, 9 3 12x² हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8x आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्या, x² और x है, कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं बच्चों। x² है और ये x है, तो कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। यहाँ पे x² रहता तब जोड़ सकते थे, तो ये बिल्कुल नहीं जोड़ सकते हैं, इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं बच्चों। ऐसे समझिए ना कि ये इतना बकरी है, 12 बकरी और 8 गाय, तो बोलेंगे कितना हुआ, क्या कितना हुआ, बकरी और गाय को जोड़ थोड़ी देंगे, गाय गाय में जुड़ेगा ना। अरे समझ में, सेम तरह का जोड़ते हैं ना बच्चों। ठीक है, और सेम तरह का नहीं है तो उसको नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि 2x प्लस 3x कितना, x का देखिए सेम सेम है, पावर 1 1 है, मतलब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, सेम जाति के हैं। तो यहाँ पे 5x आ गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब 2 से x में गुना कर दिए और 2 से फिर 3 में गुना कर दिए, एक्सपेंड कर दिए बच्चों, तो 2x हो जाएगा, और 2 से 3 में कर दिए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 6, बस एक्सपेंड करना है और क्या। फैक्टरिंग समझ सकते हैं, फैक्टर निकालना होता है इसमें, बेसिक फैक्टरिंग टेक्निक्स जो है इसमें कॉमनली यूज होता है। जैसे x² माइनस 9, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों, a² माइनस b², ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये चीज़ आपने कहीं पे तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, इससे है ना, x² माइनस 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a और b के टर्म में, ये a था ये b था, तो a क्या है x, यहाँ पे a प्लस b है तो x प्लस 3 हो जाएगा, और इंटू में a माइनस b है तो a क्या है, x है, और b क्या है, 3 है, -3। तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आया x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये बिल्कुल आसान है, ऐसे करके हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने के लिए कुछ कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको। ठीक है, वो चीज़ याद हो जाएगा देखते देखते। ठीक है, इतना रटना नहीं है, याद हो जाएगा, देखते चलना है अभी। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस होते हैं जो आगे यूज होंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशन जैसे हो गया, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक्स के पावर में 1 होता है ना। क्या ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों, एक्स प्लस 2x² माइनस 3, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि x² का टर्म आ गया है ना। अगर ये नहीं होता तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता, तो ये लीनियर इक्वेशन बच्चों नहीं है। ठीक है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 4, तो यस बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x के पावर में सिर्फ 1 है। ठीक है, 1 है तो लीनियर इक्वेशन, 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है ना। ऐसे देखते हैं। ओके, तो डिफिनेशन ऑफ एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसको अब बेहतर जान पाएंगे मैथ्स में ही। ठीक है, हमें बस थोड़ी यूज करना है मैथ्स का, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी, हाँ एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही तो होता है, एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही तो होता है बच्चों। देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी मतलब ए ये है, एक्स ये है, और बी ये है, मतलब ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो सम मेथड्स है सॉल्यूशन करने का। तो वेरिएबल एट द इनवर्स ऑपरेशन, जैसे सोल्व करना है इसको, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है ना यार। 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3x जब हम 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/3। आया समझ में, ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
बिल्कुल लीनियर को तो सोल्व करना बिल्कुल आसान होता है, सबसे आसान होता है ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक देख लेते हैं। अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का टर्म आता है। ठीक है बच्चों, तो फैक्टरिंग करना होगा। अगर मुझे ये इक्वेशन दे दिया है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो कि दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसको बच्चों बीच का टर्म को स्प्लिट करना होता है, इसको तोड़ना है। इसको ऐसा तोड़ना है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो -5 को ऐसा तोड़ो कि 6 आना चाहिए। तो -5 को तोड़ दो -2 और -3 में, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 और गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। आ रहा समझ में बच्चों? समझिए, आसान है। इधर वाली टर्म और इधर वाली, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म और ये कांस्टेंट, दोनों को गुना कर देते हैं। आगे मैं एक और मेथड बताऊंगा जिससे आसानी से हो जाएगा, उसमें ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये देख लीजिए। तो 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6 हो गया, और बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने से यही 6 आ जाए। तो देखिए, ये गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, -2 -3 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस का, और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 -3, मतलब जोड़ेंगे तो माइनस का 5। समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बच्चों आगे आ जाएगा, मैं कंफर्म बताता हूँ। तो इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो x -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x -2 दोनों में से कॉमन हो गया, और बचा क्या? x -3 बचा इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? जब यहाँ पे तोड़ दिए, इसको तोड़ तो दिए ही, इसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, और फिर इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, ले लिया। तो यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है, तो इस दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे, और फिर बच्चा क्या है? x -3, तो यहाँ पे लिख दिया। अब सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा है, या तो x -2 0 हो जाए, या तो x -3 0 हो जाए। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो तो सॉल्यूशन आएगा ही। ठीक है, तो इसका 2 सॉल्यूशन हो गया, x का वैल्यू 2 या फिर 3। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता है, जैसे कि जो आपने अभी यहाँ पे देखा कि एक फॉर्मेट में होता है, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके दो रूट्स आते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस। इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है अल्फ़ा कॉमा बीटा। जैसे ये दो सॉल्यूशन आया ना, ये अल्फ़ा ये बीटा मान लीजिए, वैसे ही दो होता है अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, सॉल्यूशन जो आंसर आता है वो अल्फ़ा और बीटा दो आता है। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है बच्चों। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और एक बात याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो माइनस का b/a आता है। ये हमेशा आएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये वैलिड इक्वेशन है तो। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमेशा आता है c/a। ये आपको याद रखना है, c/a। ठीक है, ये आप मैथ्स में बिल्कुल पढ़िएगा, और पढ़ के भी आए होंगे बच्चों। 10th क्लास में तो यही तो पढ़ाया जाता है, दोनों चीज़ें। तो आपने पढ़ा होगा, कमेंट करके बताइएगा आप कि हमने पढ़ा है। हमको ऐसे पता नहीं चल रहा है ना कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, क्लास 10th में भी ये चीज़ होता है, नहीं भी होता है तो आपको देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा ऐसे ऐसे होता है। और एक बच्चों मैंने फार्मूला बताने वाले थे कि उससे इतना झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उससे डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। देखिए कैसे। एक फार्मूला होता है, जैसे श्रीधराचार्य फार्मूला उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इक्वेशन मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आया था इक्वल टू 0, तो इसमें सॉल्यूशन जो एक्स आता है ना, वो ऐसे आता है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। देखिए बच्चों, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है डायरेक्ट आंसर लाने का। अब पूछेंगे कि ये कैसे आया, तो बच्चों आ जाता है जब यहाँ पे आप स्क्वायर कर देंगे ना, इस स्क्वायर टर्म का यहाँ पे कुछ निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, और कुछ यहाँ पे माइनस में आता है तो माइनस को इधर में ले जाते हैं। उसके बाद दोनों तरफ रूट लेते हैं, रूट लेने के बाद आपको ये चीज़ मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। ठीक है, वो करने से आ जाता है, बट मैं अभी करूँगा नहीं बच्चों, वो मैथ्स का टॉपिक है, वो मैथ्स में आप देख लेंगे। ठीक है, अभी आप समझ लीजिए कि ये चीज़ होता है। इसमें डी क्या है बच्चों? डी क्या है? तो डी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। ओके, और डी होता क्या है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, ये चीज़ आपको फिर से ध्यान रखना है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और हमें पता चल गया कि अगर कोई चीज़ रूट में है
डी अगर रूट में है बच्चों, रूट में है, तो या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, लेकिन डी का वैल्यू तो नेगेटिव हो सकता है ना, रूट वाली टर्म नहीं होगी। या तो कभी पॉजिटिव हो सकता है। तो 3 केस मुझे देखना होगा जब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर डी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, रियल रूट्स मिलेगा, रियल सॉल्यूशन मिलेगा, और सेम मिलेगा, क्योंकि डी जीरो हो गया ना बच्चों। अगर डी जीरो हो गया तो ये तो हट जाएगा, तो सिर्फ माइनस बी बाई टू ए आएगा, तो एक्स का वैल्यू एक ही आ पाएगा, वही दोनों सेम होगा। एंड सेम अगर डी का वैल्यू बच्चों नेगेटिव हो जाए, मतलब कि नेगेटिव हो जाए, तो नॉन रियल रूट्स आएगा, नॉन रियल आएगा बच्चों, सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस नॉन रियल हो जाएंगे। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो रियल और डिस्टिंक्ट मिलेगा बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ऐसा आपको मिलेगा। अगर पॉजिटिव हो जाए ना तो दो सॉल्यूशन आएगा ना, एक प्लस में और एक माइनस में। ये अगर पॉजिटिव हो जाए बच्चों, तो क्या होगा, दो सॉल्यूशन, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। डी नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव की तो कोई बात ही नहीं, रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, इसका मतलब कि ये पूरा गलत हो गया, नॉन रियल आएगा, नॉन रियल, ठीक है बच्चों। जो रियल ही नहीं है वो हमको लेना ही नहीं केस, ठीक है। डी जीरो हो जाए तो बस एक सॉल्यूशन आएगा, ये वाली, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया, और यही चीज़ आगे यूज होगा। और डायरेक्टली जो हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे ना पीछे, ये जो हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे ऐसे ऐसे दो चीज़, वो डायरेक्टली आप इस फार्मूला में इसमें से पुट कर दीजिए। ए पता है आपको, ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी पता है, सी पता है, और डी भी आपको पता हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऐसा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको आगे देखने के लिए बोलता हूँ। तो सवाल कर लेते हैं बच्चों जल्दी से, क्योंकि आसान है ये। देखिए क्या है ये, क्या है ये, 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब कि वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 7/5। आसान तो है यार, इस 7 को इधर ले गया, प्लस आ गया, और 5 नीचे चला गया। समझ में आ रहा है, आसान है। तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोल रहा है। तो श्रीधराचार्य फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है बच्चों, ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू क्या है बच्चों -4, और सी का वैल्यू क्या है बच्चों -5, ठीक है। और डी भी निकाल लेता हूँ। डी क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 4 का -4 का स्क्वायर तो 16 ही हो जाएगा, -4ac। ये 1 है और ये -5 है, तो ac को गुना करेंगे तो -5 आएगा। तो 16 प्लस आ जाएगा 4 पच्चे 20। देखिए बच्चों 4 पच्चे 20, ये कितना हो गया बच्चों 36, ठीक है, 36 हो गया। तो एक्स का वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कैसे लेना था, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। माइनस का बी कितना है बच्चों -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, और बी का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस ये और एक और माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और प्लस माइनस √d मतलब कि 36 का रूट पता है ना बच्चों, 6 हो जाता है। 2a, ये तो 1 ही है, तो 2 आ जाएगा। तो प्लस का 4 प्लस माइनस 36 हटाएगा तो 6 आएगा अपॉन 2। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, 4 प्लस 6/2। एक और माइनस ले लेते हैं, 4 माइनस 6/2, 2 आएगा ना। एक यहाँ पे ऑलरेडी प्लस वाला ले लिया यहाँ पे, और एक बार ले लिया माइनस वाला, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है फिर, जोड़ देंगे तो 10/2 मतलब 5, और एक आ रहा है -1। तो वैल्यू, दो वैल्यू हमारे पास आ गए, या एक आया 5 और एक आया -1, ठीक है। हमारे पास दो वैल्यू आ गया बच्चों। आगे देख लेते हैं, एक और यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आई थिंक बच्चों ये आप होमवर्क में कर लीजिए, आपको भी करने के लिए मैंने कुछ एक क्वेश्चन लाया है, तो ये आप कर लीजिए बच्चों HW में, तभी तो आप भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसका कितना आएगा रूट्स हमको बताना है, ठीक है। आएगा भी कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता है, तो आप हमको इसको कमेंट में बताइए। ऐसे ही तो सोल्व करना है, कुछ करना थोड़ी है। ABC लिख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा यहाँ पे, और फिर एक्स का फार्मूला यूज करके आ जाएगा, ठीक है। बताना है आपको। ओके आगे चलते हैं। ओके तो एक और फंक्शन होता है जो कि आसानी है बच्चों, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ठीक है।
एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है लॉगरिथमिक। और ये तो मैं बेसिक बताऊंगा ना, आगे और इसको मैं एक्सप्लोर करके आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब कि एक्सपोनेंट में ऊपर, 2 के पावर 4, तो 4 क्या है, एक्सपोनेंट है 2 का। 3 के पावर 6 पावर में है ऊपर, है ना, तो वो हो गया एक्सपोनेंट में बच्चों, ठीक है। मान लीजिए 2 के पावर 6 लिख दिया, तो ये 6 क्या है, एक्सपोनेंट है बच्चों, ये हो गया एक्सपोनेंट, है ना। ये तो बेस है, ये बच्चों क्या है, बेस। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, ये हो गया बेस, और ये हो गया बच्चों एक्सपोनेंट, ऊपर वाला एक्सपोनेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है a के पावर x, तो मतलब a यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। और a एक के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एक के पावर में अगर 10 लिख दूँ तो बच्चों ये एक ही आएगा। एक के पावर में कुछ भी लिखे हो तो एक ही आएगा, एक को 10 बार मल्टीप्लाई करिए तो एक ही तो आएगा वो, एक ही आएगा वो। और प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देख सकते हैं क्या है, पहला है प्रोडक्ट में, अगर नीचे दोनों सेम हो बच्चों तो ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, ठीक है, ऊपर वाला पावर ऐड हो जाता है, a के पावर m+n लिख देंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसा ही रूल होता है मैथ्स में पढ़ने का। अब इसको मैं आप पूछिए नहीं कि ये कहाँ से आया। तो बच्चों ये मैथ्स में आपको जो पढ़ाएंगे वो बताएंगे आपको, बट ऐसा होता है, m+n कर देते हैं। अगर अलग अलग है तो इसको सटा देते हैं। क्वोशंट रूल क्या होता है, ए के पावर m है अपन a के पावर n है, तो a के पावर में m ऊपर वाला और n नीचे वाला पावर दोनों माइनस में हो जाता है। गुना में था तो ये दोनों पावर जुड़ गया, और बटा में है तो m-n हो गया, याद रखिएगा। पावर रूल क्या होता है, a के पावर m n है तो ये दोनों गुना हो जाता है mn, तो a के पावर mn हो जाता है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपको पास क्वेश्चन दे दिया जाए ये वाला, मतलब कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 4, तो ये दोनों सेम है तो 2 ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। एक सेकेंड, ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला पावर ऐड हो जाएगा, तो 3+4 मतलब कि 2 के पावर 7 आ गया बच्चों, 2 के पावर 7 आ गया। तो ऐसे करके एक्सपोनेंशियल को कर पाते हैं। ये तो मैंने बेसिक बस बता दिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली और ये वाली, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब लॉगरिथमिक देख लेते हैं। लॉगरिथमिक में क्या था, इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, पीछे जो एक्सपोनेंशियल पढ़ा ना, उसी का बच्चों इन्वर्स ले लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे y = a⁴x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पावर में ले लेना है, पावर में ले लेना मतलब कि ऊपर वाला ऐसे लिख लेना है, x = लॉग ले लेंगे, लॉग ऑफ y आ जाएगा, और बेस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये तरीका होता है बच्चों, ये तरीका होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। कैसे हुआ, ये जो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे ना, तो लॉग जैसे पावर वाला बाहर आ जाता है, और लॉग ले लेते हैं तो a बेस में आ जाता है, और y ऐसे ही रह जाता है। ऐसे करके होता है बच्चों, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है तो ऐसे करके ही लेना होगा, और बहुत जगह लॉग का यूज होगा, तो याद रखिएगा ऐसे होता है। अगर लॉग ऑफ x एट y है, बेस ये बोलते हैं बेस, ये नीचे जो है ना, ये नीचे जो है ये बेस है, तो ऊपर वाला अगर गुना में हो तो हटा सकते हैं, ये लिख के x यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ y ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर x/y बटा में हो तो माइनस हो जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। अगर r यहाँ पे ऊपर हो, बेस भी है और ऊपर इसका भी पावर में है, तो r का बच्चों डायरेक्ट बाहर फेंक दो, r डायरेक्ट बाहर फेंक दो, और ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये वाली समझिए आप बच्चों, इसमें क्या आपको बोला जा रहा है, लॉग ऑफ बेस 2 है और 8 है ऊपर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि लॉग ऑफ 2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 तो लिख ही सकता हूँ, तो 2 के पावर 3। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर बेस के यहाँ पे कुछ 100, उसके पावर में कुछ आ गया तो इसको बाहर फेंक दो, पावर में कुछ आ गया 3 तो इसको बाहर फेंक दो, ठीक है, बाहर फेंक दिए, 3 इंटू लॉग ऑफ 2 ओके। तो दोनों अगर बेस सेम हो जाए, बेस और पावर दोनों सेम हो जाए बच्चों, ये तो इसका मतलब क्या होता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये 1 हो जाता है, तो ये पूरा हो जाएगा 1, मतलब 3 × 1 = 3, तो आंसर बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। लॉग ऐसे काम करता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सब का ग्राफ भी देखना होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इतना टेंशन लेना नहीं है। मैंने छोटी सी चीज़ें जो बताई उसको देखना है बच्चों, आगे और क्लियर होगा, बस इतना अभी ध्यान रखना है, अभी इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं और तो ओके, यहाँ पे हमारे को कुछ सवाल दिया गया है जो आप कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, 2x = 16 है, तो भाई ये तो इतना आसान हो गया बच्चों, 2x = 16 दे दिया, तो 2 से काट दो, 16 कितना बार में, 8 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 8। बच्चों आप खुद से भी सॉल्व कीजिए बच्चों, आसानी है ना, करिए खुद से, ठीक है। ये भी करके दिखाइए।
क्या बोला था आपको, ये जो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर वाला होता है लॉग में बेस तो छोड़ दीजिए, बेस और इसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला एक्स लिख लिया इक्वल टू, ये पावर है बच्चों, टू पावर है, मतलब कि एक्स इक्वल टू 3 का पावर 2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, ये पावर है और ये बेस है, ये बेस ही रहता है, तो 3 बेस हो गया और पावर क्या हो गया 2, ऐसे होता है। और एक्स ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे निकाल के, ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो 3 के पावर में कितना हो जाएगा 2, एक्स इक्वल टू 3 के पावर में 2, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसे ही वर्क करता है, ग्राफ से और समझ में आएगा आगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करने के लिए क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ 3 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू लॉग ऑफ 27, ठीक है। और बेस इसका क्या ले बच्चों, बेस लेना है, बेस भी लेना होगा ना, बेस में क्या ले, यहाँ पे बेस में आप ले लीजिए, बेस में आप 3 ले लीजिए बच्चों, 3 ही क्यों लिए, क्योंकि 3 यहाँ पे सूटेबल है ना बच्चों, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, लॉग ऑफ 3 के पावर 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसको बाहर फेंक दो ऐसे करके, और सेम नहीं भी हो ना तो भी बाहर फेंका ही जाता है। इसके पावर में कुछ आ जाता है तो इसको बच्चों बाहर फेंक दो, इसके पावर में कुछ आ जाता है तो इसको बाहर फेंक दो, तो फेंको ना बच्चों, बाहर फेंको ना। तो 2x माइनस 1 को बाहर फेंक दिया और इधर क्या बचा, लॉग ऑफ 3 इक्वल टू, इसको 3 को भी बाहर फेंक दिया तो लॉग ऑफ 3। मैंने बताया दोनों अगर सेम हो जाए, बेस और ये वाली दोनों सेम हो जाए बच्चों, ये दोनों सेम हो जाए, बेस और ये वाली दोनों सेम हो जाए, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, बताया मैंने अभी, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है। तो नीचे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2x, मतलब कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, है ना। तो आगे क्या कर जाएगा, 2x इक्वल टू 1 इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया बच्चों। आपका 2 आया था क्या, आपका 2 आया था क्या, देखिए आपका 2 आंसर आया था कि नहीं, ठीक है। मेरा तो 2 आ रहा है, मिला सकते हैं आप, है ना, आसान है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड लग रहा होगा बच्चों, डरना नहीं है, हार्ड लग रहा होगा, डायरेक्टली ये सब पढ़ेंगे तो आपको हार्ड लगेगा, बट सीखिए ना, क्या दिक्कत है। नहीं समझ में आता था, मेरे को नहीं आता था समझ में, है ना, मेरे को भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन करते करते हो जाती है। आप भी देखिए ना बच्चों, मैं कर कह रहा हूँ, नहीं होगा फर्स्ट टाइम, मैं बता रहा हूँ आपसे, लेकिन मैं जो किया वैसे ही आप लिख लीजिए, ठीक है। और रोज देखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ये तो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन ही ला दिया था, ये तो मैंने मैथ्स का ही क्वेश्चन ला दिया था। एफ ऑफ एक्स मुझे दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे, बिल्कुल आसान है यार, बिल्कुल आसान है। देखिए बच्चों, दो फंक्शन दे दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और जी ऑफ एक्स मुझे दे दिया है 3x प्लस 2। बोल रहा है इन दोनों को जोड़ना है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है, इन दोनों को जोड़ना ही तो है, तो जोड़ देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका इसके जाति का कोई है, इसका जाति का नहीं है, एक्स स्क्वायर कोई है यहाँ पे नहीं है टर्म, तो एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा, प्लस 3x, एक्स का टर्म एक ही है बच्चों और एक्स का टर्म है ही नहीं, तो 3x भी अकेला रह जाएगा। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ -4 और +2 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जोड़ दिया इन दोनों को, तो जोड़ने पर क्या आया था, a प्लस जी ऑफ एक्स, है ना यहाँ पे। तो x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, जब x का वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -2, इसमें रख दिया, इसमें रख दिया, तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 6 -2, 10 में से 2 गया 8, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 8। ये तो मैथ्स का सवाल था, ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, आसानी है ये भी। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स दे दिया तो एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, तो एफ ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स के जगह पे जैसे एफ ऑफ एक्स है ना, तो एक्स के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है, तो रखो ना यार, इतना आसान। तो एफ ऑफ 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स के जगह पे एफ ऑफ 3 रख दिया, तो इसमें भी 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 1, ये डॉट का मतलब गुना है बच्चों, ठीक है, गुना है मतलब मल्टीप्लाई। बताइए आंसर इसका कितना होगा, है ना, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन, कमेंट डाउन।
कमेंट करके बताना है, ठीक है। और देख लेते हैं एक और सवाल था जो कि ये तो मैथ्स का टोटली मैथ्स है, ये यहाँ पे यूज नहीं होता है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरे को इच्छा है बताने की, अब आ गया तो बता ही देते हैं। एफ ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है ऐसे, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब इनवर्स निकालना है। इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। आप पढ़ेंगे जैसे कि आपने 10th में ये पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन साइन ऑफ एक्स, तो आगे आपको क्लास 11th में साइन इनवर्स एक्स पढ़ना होगा, ऐसा ऐसा पढ़ना होगा, आगे पढ़िएगा ठीक है। तो इसमें अगर मुझे इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स का मतलब होता है एफ -1 और यहाँ पे एक्स, ऐसे ये क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इन्वर्स देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन्वर्स ऐसे, तो इसके लिए हम एक चीज़ का यूज करते हैं, बहुत तरीका है बनाने का, बहुत सारा तरीका है, ग्राफ से भी बना सकते हैं, है ना, बहुत सारा है। और मैं ग्राफ से नहीं बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, ऐसे डायरेक्ट बना लेते हैं। तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स को मैंने मान लिया कि ये बच्चों पी है, मान लिया। तो अगर मैं इन्वर्स यहाँ से हटाऊँ ना, इन्वर्स हटता है तो ये एक्स इधर वाला इधर आ जाता है, देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स जो था तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और ये इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन एफ में इधर चला जाता है, इधर बना देगा एफ ऑफ पी, ठीक है, एफ ऑफ पी। ये होता है बच्चों इन्वर्स फंक्शन में, ऐसा होता है कि अगर मुझे ये अंदर वाली टर्म लिखना है तो एफ इन्वर्स बराबर के इधर जाके एफ ऑफ पी बना लेता है, ठीक है। बच्चों ये मैथ्स में ही आप पूरा जान पाइएगा, मुझे इतना नहीं भी पता है क्योंकि मैंने मैथ्स उतना देखा नहीं है, हम लोग फिजिक्स में उसका यूज करते हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू एफ ऑफ पी, देखिए एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है ना 3x + 2, तो बच्चों एफ ऑफ पी क्या होगा, एफ ऑफ पी, पी है ना, एफ ऑफ पी मुझे निकालना है, तो एफ ऑफ पी क्या होगा, एक्स की जगह पे पी रख दो, सिंपल। तो 3p + 2, तो 3p + 2 यहाँ रख लेते हैं, 3p + 2 रख लेते हैं, 3p + 2, यहाँ से p क्या आ जाएगा, 3p = x - 2, तो p का वैल्यू आ जाएगा x - 2/3, ये ऐसा आ गया बच्चों। तो p क्या था, p ही तो f इन्वर्स ऑफ x था जो माना था, तो बच्चों यहाँ से f इन्वर्स ऑफ x मुझे आ गया, वही p आ गया, मतलब x - 2/3। तो आपका f इन्वर्स ऑफ x का आंसर क्या आया बच्चों, इसका आंसर ये आया x - 2/3, ठीक है। इसको करना नहीं था, मैंने बस ऐसे ही कर दिया, ये गलती से सवाल आ गया था बच्चों, ठीक है, ऐसे ही इसको कर लिया हमने, ये नहीं आता है, यहाँ नहीं पढ़ना फिजिक्स में, ठीक है। आसान था बच्चों, काफ़ी आसान था, ये इजी था, आप कर सकते हैं, इसको किया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे तो और आसान ही होगा, धीरे धीरे चीज़ें समझते जाना है। आपको हार्ड लगेगा बच्चों, बिल्कुल लगता है ना, पहली बार इससे पढ़ने में हार्ड लगेगा, छोड़ना नहीं है, समझते जाना है, थोड़ा थोड़ा समझते जाना है, नहीं समझ में आए फिर भी आगे बढ़ना है, कुछ तो चीज़ें होगा जो मुझे समझ में आएगा, इस उम्मीद में आप आगे बढ़ सकते हैं, और आएगा बच्चों, क्यों नहीं आएगा यार, आदमी ने क्या क्या नहीं किया, ये छोटी सी काम आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे यार, आदमी क्या चीज़ नहीं बना दिया है, छोटी सी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।